इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पावर सिस्टम्स पार्ट 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवनारा वर्ल्ड को, और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पावर सिस्टम पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं गाइस, टर्बो अल्टरनेटर्स रन एट स्पीड्स। तो गाइस टर्बो अल्टरनेटर्स है आपका कौन सी स्पीड पे रन करता है। यू हैव वेरियस ऑप्शंस given below. So first of all we should know that what is turbo alternator। देखिए गाइज, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बाउंड रोटर एंड द सेलिएंट पोल रोटर। तो सेलिएंट रोटर जो होता है हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होता है, और टर्बो अल्टरनेटर मोस्टली आपका स्टीम और थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। और देखिए वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज 120 F/P। ओके गाइज, क्या रहता है जो सेलिएंट पोल आपका जो सेलिएंट पोल रोटर रहता है उसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या रहते हैं दोस्तों, ज़्यादा रहते हैं। नंबर ऑफ पोल ज़्यादा रहते हैं तो उसमें NS जो सिंक्रोनस स्पीड है, स्पीड आपकी कम रहती है। आप कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट पकड़ के लीजिए, 500 से हाईएस्ट बड़े से बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट होगा, उसकी स्पीड 500 से ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पोल्स जो यूज़ ज़्यादा किए होते हैं। अब यहाँ पे इस रिलेशन से हमारे को साफ पता चल रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ पोल ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी स्पीड कम होगी। तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो सेलिएंट पोल रोटर यूज़ किया जाता है, हाईएस्ट स्पीड आप 1500 मेगावाट 1200 मेगावाट का पावर प्लांट लीजिए, उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 300 RPM होगी। ओके गाइज, आप हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट लीजिए नाथवा झाकड़ी 1500 मेगावाट, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आपको 250 RPM 300 RPM मिलेगी। हाईएस्ट स्पीड मैंने आपको बता दिया 500 RPM। अब बात आती है सेलिएंट पोल का बाउंड रोटर में जो बनाई है हाई स्पीड के लिए, जो टर्बो अल्टरनेटर जो होता है जो बना हुआ है हाई स्पीड के लिए बना हुआ है। तो हाई स्पीड के लिए बना हुआ है मतलब इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें क्या रहता है टर्बो अल्टरनेटर में, देखिए NS इज इक्वल टू क्या है आपके पास, NS इज इक्वल टू क्या है 120 F/P। ओके गाइज, सो सी हियर दिस जनरेटर आर यूज्ड फॉर हाई स्पीड। अब देखिए हाई स्पीड, इसमें नंबर ऑफ पोल्स या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए NS इज इक्वल टू, इन इंडिया वी नो दैट द फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। इफ द नंबर ऑफ पोल इज 2, steam power plant and thermal power plant are generally मेड अप फॉर 2 नंबर ऑफ पोल्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 दूनी 12 0 है ना, 6 5 30। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कुछ यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। ओके गाइज, 120 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए क्या आ रही है हमारे पास 3000 वैल्यू आ रही है। तो NS हमारे पास क्या आया 3000 RPM। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट जो टर्बो अल्टरनेटर्स होते हैं ये स्पेशली आपकी 3000 RPM जो स्पीड पे क्या करते हैं, रन करते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसमें समटाइम्स 4 नंबर ऑफ पोल भी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे P की जगह 4 पुट कीजिए तो आपके पास NS आएगा 1500 RPM। तो 2 स्पीड्स है टर्बो अल्टरनेटर की। इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है 3000 RPM कांस्टेंट स्पीड, और इसकी लोएस्ट स्पीड सेकंड नेक्स्ट स्पीड है 1500 RPM। और टर्बो अल्टरनेटर की कोई स्पीड नहीं रहती है। हाइड्रो पावर की स्पीड हाईएस्ट 500, सेलिएंट पोल रोटर की 500 RPM, उससे नीचे कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या दिए, कम टू द ऑप्शन नाउ गाइज। ऑप्शंस दिए है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 RPM, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1000 RPM, रॉन्ग आंसर। वेरिएबल स्पीड ऑफ अबव 1000 RPM, रॉन्ग आंसर। नन ऑफ द अबव रॉन्ग, द राइट ऑप्शन इज योर ए। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा अट्टा-पट्टा सा है। अगर इन्होंने ऐसे लिखा होता कि हाइड्रो पावर प्लांट की स्पीड होती है, ऐसे ऑप्शन दिए होते 2500 1000 2000 3000, तो हमने डायरेक्टली जाना था ऑप्शन डी के साथ, है ना। अगर ऑप्शन में 3000 की जगह 1500 होता तो हम डायरेक्टली जाते इस ऑप्शन के साथ। लेकिन इन्होंने लिखा कांस्टेंट स्पीड ऑफ, ओबीएस है, तो राइट विल गो विद ऑप्शन ए। द राइट आंसर इज कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 RPM। मैंने आपको बताया इसमें नंबर ऑफ NS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल, इसमें पोल कम होते हैं और इसकी स्पीड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो गाइज ये था हमारे पास टर्बो अल्टरनेटर रन्स एट स्पीड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। Guys, now the next question is a steam turbine with no nozzle is, already I have
told you in the previous lecture in part 3 that what is difference between the impulse turbine and the reaction turbine. Guys, already I have told you that in impulse turbine the entire pressure of the water is converted into kinetic energy. ठीक है, entire pressure is converted into kinetic energy which is responsible to rotate the turbine. What already I have told you that in reaction turbine what happens, the pressure combined with the velocity work, the pressure combined with the velocity and rotate the turbine in case of रिएक्शन टर्बाइन. ठीक है, और इम्पल्स में मैंने आपको बताया था रिएक्शन का एक यूनिक सा डिफरेंस ये हमारे पास है. बाकी तो हमें पता है कि इसका रेडियल फ्लो होता है, एक्सियल इन होता है, इसका टेंजेंशियल फ्लो होता है. तो गाइस स्टीम टर्बाइन विद नो नोजल इज, ठीक है गाइस. अब स्टीम टर्बाइन विद नो नोजल, अब नोज़ल उसमें नहीं है. हमें पता है जो इम्पल्स टर्बाइन होती है जिसमें टेंजेंशियल फ्लो होता है उनमें नोजल्स होता है. अब जिसमें नोजल नहीं होता तो वो कौन सा टर्बाइन होगा, रिएक्शन टर्बाइन. ओके गाइस, जैसे फ्रांसिस टर्बाइन है उसमें नोजल नहीं होता है, कैप्लन टर्बाइन उसमें नोजल नहीं होता है. तो नोजल होता है किसमें, फिर पेल्टन व्हील में जो हाईयर टर्बाइंस होती है जो हाईएस्ट स्पीड में रोटेट करती है, जिनका टेंजेंशियल फ्लो होता है. आपने देखा होगा इनका रनर ऐसे होता है, ऐसे 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 पानी बिल्कुल ऐसे नोजल की तरह स्ट्राइक करता है इनमें, है ना. तो द ए इज़ द राइट ऑप्शन गाइज. Now the next question we have is the pipes carrying the steam are made of. जो पाइप्स होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है जो हमारे पास क्या कहते हैं आपका जो रनर होता है, जैसे स्टीम पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है. स्टीम पावर प्लांट का जिक्र करते हैं. सपोज हमारे पास रनर है, ठीक है. आपने रनर को क्या करना है, घुमाना है. किसी से, स्टीम से घुमाना आपने. सपोज ये हमारे पास दिस इज द पाथ ऑफ द स्टीम. ओके गाइज, अब स्टीम से घुमाना है तो क्वेश्चन उठता है कि इतना हाईएस्ट टेम्परेचर उस स्टीम का होता है जो बॉयलर से बाहर आती है आपकी, इतना हाईएस्ट टेम्परेचर दैट इज़ सो सीवियर. तो ये कौन सी जो पाइप होती है आपकी, ये कौन से किसी से बनी होती है. तो ऑप्शंस आर स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट. द राइट आंसर इज स्टील. स्टील हैज़ एक्सीलेंट प्रॉपर्टी टू विथस्टैंड एट हायर टेम्परेचर. तो इसलिए हम इसको स्टील का यूज़ करते हैं दोस्तों. जो पाइप्स कैरिंग द स्टीम आर मेड अप ऑफ स्टील. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर गाइज. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिएक्शन टर्बाइन द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर वेयर द ड्राफ्ट ट्यूब इज सिचुएटेड एंड व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब. यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर एंड इन विच आई हैव क्लियरली शोन यू द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, दैट वेयर इट इज लोकेटेड एंड व्हाट इज द वर्क एंड व्हाट इज द शेप and how it increases the acting head of the water so that the water can't strike back to the runner and so that it can flow very easily to the outlet to the river. This is the function of the water tube, draft tube basically. So the draft tube options are reduce water hamper, increase flow rate of water, convert kinetic energy of water to potential. Exactly, the option C is the right answer. Convert kinetic energy of water to potential energy by gradual expansion and divergence. देखिए यहाँ पे एक important terminology आ रही है, I must tell you about this. देखिए काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, कन्वर्ट किस में, पोटेंशियल एनर्जी में. गाइज कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेजुअल एक्सपेंशन. ये कल आपको बता दिया था कि ग्रेजुअल एक्सपेंशन इन डाइवर्जेंट पार्ट में, ऐसे जैसे ड्राफ्ट ट्यूब नीचे लगी होती है, टर्बाइन को घुमाने के बाद पानी सीधा ऐसे आएगा इसके अंदर और सीधा आगे जाएगा ऐसे रिवर में. लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी. देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिन लोगों को पता नहीं है वो इसको ध्यान में रखे कि जो पोटेंशियल एनर्जी, जब जैसे आपका ये रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर है, डैम के ठीक पीछे जो रिजर्वायर होता है वहाँ पे जो वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी, mgh, मास, ग्रेविटी, हाइट. ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से रेस्ट में है वाटर, ठीक है, स्टेडी वाटर है और रेस्ट में है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, जो हम हेडरेस्ट टनल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, पानी को इतना क्यों दौड़ाते हैं इतनी स्पीड में. जैसे सपोज ये हमारे पास हेडरेस्ट टनल है, इतनी स्पीड में उसको दौड़ाने की क्या ज़रूरत है, मतलब हमने उसको मोशन में लेके आना है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है. तो मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में. वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी एंड वी आर मेकिंग दैट टू सो दैट इट कैन रोटेट द रनर वेरी इजली. ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को. अब टर्बाइन तक आपने रोटेट कर ली, अब टर्बाइन रोटेट करने के बाद फिर से हमने उसको किस में
कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में। और कहाँ पे चले जाता है वो आगे, रिवर में या कहीं भी आगे एक्स्ट्रा जो भी आपका पॉन्डेज तालाब में पानी फिर चला जाता है, फिर वो स्टेडी फ्लो में अगेन चला जाता है। स्टेडी फ्लो में आगे तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जब स्पीड में जो हेडरेस्ट टनल का मेन मेजर पर्पस क्या है हेडरेस्ट टनल का, कि वाटर की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करें हम किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो ड्राफ्ट ट्यूब द कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू पोटेंशियल। ड्राफ्ट ट्यूब का भी ये काम है, टरबाइन से जैसे ही वाटर आउटलेट होता है तो इसका भी यही काम है, टू कन्वर्ट द kinetic energy of the water into potential energy. This is a simple use of draft tube. Already I have told you that if you want to see the pictorial view and go to the playlist of our channel, there you can see the power system lecture part 3. Next question is, in Francis turbine runner the number of blades is usually of the order of Francis. I have already told you the picture of Francis turbine in the part 3. Just again I can say you that visit the part 3 और पावर सिस्टम। फ्रांसिस टर्बाइन देखिए कैसी होती है, ऐसे रनर ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था पिछले कल, ऐसे जैसे रनर होते हैं इसके ब्लेड्स होते हैं गाइस, ऐसे ऐसे ऐसे, और स्पाइरल केसिंग इसमें ऐसे जब हम इसको फिट करते हैं पूरा अच्छी तरह से तो ऐसे स्पाइरल केसिंग होते हैं। और साथ में यहाँ पे बिकेट गेट्स होते हैं, बिकेट गेट्स ऐसे लगे होते हैं, जो पता ही होता है आपको वाटर के फ्लो को रोकने या इंक्रीज़ करने के लिए। तो जैसे हम स्पाइरल केसिंग से पानी ऐसे भेजते हैं, जैसे सपोज हमने मेन इनलेट वाल्व आपका ओपन कर दिया और पानी एकदम हाई स्पीड हाई प्रेशर के साथ आ गया, एकदम ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे रेडियली इन एक्सली आउट, रेडियली इन ऐसे पानी आएगा दोस्तों, ऐसे रेडियली इन एंड एक्सली आउट। दिस इज द एक्चुअल flow of the water in the Francis turbine. In most of the power plant, you will see in the whole world 75% in hydropower plant we use the Francis turbine, because due to its most compatibility as well as due to medium head as well as medium means appropriate speed, है ना, एक प्रॉपर स्पीड, एक अच्छा हेड हमारे को इसमें मिलता है और अच्छी जनरेशन होती है इससे, ठीक है। मीडियम हेड ही मैक्सिमम जगह जनरेशंस में होते हैं, तो मेजर प्लांट में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी फ्रांसिस टर्बाइन। बहुत ही रेयर होंगे जहाँ पे हाई हेड पानी को बहुत ऊंचाई से गिराया जा रहा हो, ठीक है, या पानी की अवेलेबिलिटी कम हो, ठीक है, उन केस में पेल्टन व्हील या कैप्लन लो हेड और हाई हेड के लिए। तो जनरली जो ये ब्लेड्स होते हैं फ्रांसिस टर्बाइन में, अगर आपने हाइड्रो पावर प्लांट विजिट किया हो कभी तो देखा होगा आपने, या तो ये 14 होते हैं, 15 होते हैं, या तो 16 होते हैं, मतलब ऐसे इनकी क्वांटिटी ऐसे वेरी करती है 15 से लेकर 25 तक, है ना, फ्रांसिस टर्बाइन में। तो क्वेश्चन है, इन फ्रांसिस टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स इज यूजुअली 16 to 24, ठीक है। आगे ऑप्शंस देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो 8 से 10 बिल्कुल भी नहीं, 6 से 8 बिल्कुल भी नहीं, 3 से 6 बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इज योर 16 to 24, the number of blades in the Francis turbine, guys. Now the next question is, the maximum head of a Kaplan turbine is limited to. Already in the previous lecture we have discussed that there are 3 types of turbine basically. First is your Pelton wheel, Francis, and the Kaplan and the propeller. And the Pelton wheel is a high head turbine. Head is approximately above 250, and next is Francis, medium head. Head is generally between 60 to 250 meter, and the Kaplan wheel turbine head is approximately less than 50 meter, less than equal to 50 meter, and the propeller is generally head is less than we can say that less than 50 meter, 10 meter, 15 meter. These are similar turbine, both operates on the axial flow, इसमें दोनों में axial flow होता है, और इसका रनर जो मैंने आपको पिछले कल बताया था कि ऐसा जैसा होता है और ऊपर से ही पानी आता है इसमें, ऐसे 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 इसके ब्लेड्स रहते हैं, एक्सली इन एक्सली आउट होता है। ये आपका इम्पल्स टर्बाइन है, दोनों बिल्कुल सेम है, फर्क बस इतना है कि ऐसा समझिए कि प्रोपेलर छोटी बहन है और कैप्लन बड़ी बहन है। जो कैप्लन होता है इसके जो ब्लेड्स मूवेबल होते हैं, आप ब्लेड्स को मूव कर सकते हो उनको, लेकिन प्रोपेलर के ब्लेड ही फिक्स होते हैं, है ना। छोटी सी टर्बाइन ब्लेड ही फिक्स होते हैं, यही छोटा सा डिफरेंस है प्रोपेलर और कैप्लन में, एक में ब्लेड फिक्स, एक में ब्लेड मूवेबल। तो क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम हेड ऑफ द कैप्लन टर्बाइन, जो कैप्लन टर्बाइन उसका मैक्सिमम हेड कितना रहता है। देखिए गिवन ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है, जो 50 से बिल्कुल कम है, तो 25 मीटर इज द राइट आंसर। ओके गाइस,
Now the next question we have is, which of the following statements are correct in pumped storage power plant? So guys, there is another new terminology added in this lecture, that what is pumped storage power plant. Do you know that pumped storage power plant क्या होता है? नाम ही बता रहा है इसका कि pumped storage power plant मतलब पंप स्टोरेज, वाटर को स्टोर करो फिर उसको पंप करो, that is called pumped storage power plant. Firstly, let me show you the picture so that you can understand it very easily. Guys, just see here what is pumped storage power plant. I have two picture for you so that you can get the knowledge about pumped storage power plant very easily. देखिए, इसमें कुछ नहीं होता है. पंप स्टोरेज पावर प्लांट में 2 रिजर्वायर होते हैं और सिंपल हाइड्रो पावर प्लांट में 1 रिजर्वायर होता है. अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एडवांटेज है इसके, क्यों यूज़ किया जाता है इस पावर प्लांट को. देखिए, पंप स्टोरेज पावर प्लांट में 2 रिजर्वायर होते हैं. इसमें देख रहे हो आप, जैसे एक अपर रिजर्वायर होता है, दूसरा लोअर रिजर्वायर होता है. अब देखिए, जब हमारे पास पीक डिमांड है, ठीक है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पानी को ऊपर से नीचे को भेजेंगे. क्या करेंगे, पानी को ऊपर से नीचे भेजेंगे. यानी कि हाई डिमांड में we will use it as the turbine. Okay guys, the turbine we will use it as a generator. Most important, reversible turbine is used in it. reversible turbine किस में यूज़ किया जाता है, जो कि जनरेटर और मोटर दोनों एक्ट करती है. मतलब ऊपर से जब नीचे आएंगे वो जनरेटर बिहेव करेगी, जब पानी नीचे से ऊपर को जाएगा तो वो एज ए मोटर एक्ट करेगी, है ना, एज ए पंप एक्ट करेगी. देखिए, हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है, हम क्या करेंगे, सिंपल हाइड्रो पावर प्लांट की तरह एमआईबी ओपन करेंगे, हेडरेस्ट टनल से पानी भेजेंगे, है ना, बेलबाउ से होते हुए एमआईबी से आपका सर पेन स्टॉक से होते हुए सीधा जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल गई. ठीक है, पंप स्टोरेज में आपका पीक डिमांड है. अब आपके पास नॉर्मल बेस लोड है. ठीक है, अब बेस लोड में क्या करोगे आप, बेस लोड में आप क्या करोगे, जो पानी यहाँ पे बाहर निकला हुआ है उसको स्टोरेज करोगे. लोअर रिजर्वायर, एक यहाँ भी रिजर्वायर बनाया होगा, ऊपर भी रिजर्वायर बनाया होगा. अब उस रिजर्वायर को यहाँ पे वो ये इससे बिल्कुल कनेक्टेड होगा. अब उस जनरेटर को हम एज ए मोटर यूज़ करेंगे. और जैसे घरों में पंप किया जाता है, टुलू पंप, मतलब पानी को खींचने के लिए इस पानी को सीधा ऊपर ले जाएंगे हम लो डिमांड के केस में, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा. यानी कि हट फिर के आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो पानी बाहर आ रहा है वही यूटिलाइज हो रहा है. मतलब सिंपल सी बात, जिन एरियाज़ में पानी की कमी है, जैसे तमिलनाडु साइड ये मैक्सिमम प्लांट्स देखने को मिलते हैं इंडिया में, जहाँ पानी की कमी है, तो इन एरिया में पंप स्टोरेज पावर प्लांट यूज़ करते हैं. एक चीज़. दूसरी चीज़, जहाँ पे सडन पीक डिमांड की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा पीक लोड की डिमांड होती है, मतलब लोड वेरिएशन वहाँ जिस एरिया में सबसे ज़्यादा हो, तो वहाँ के लिए भी सबसे सूटेबल पावर प्लांट होता है आपका पंप स्टोरेज पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट, जो सिंपल हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उससे ज़्यादा आपका, हम एक तरह से कहते हैं, पीक लोड डिमांड इसकी है. अब एक और पिक्चर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिजर्वायर में जो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी mgh की फॉर्म में होती है. फिर नीचे ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वाटर आ रहा है दोस्तों. तो देखिए, हाई लेवल रिजर्वायर से पानी आ रहा है. कब आ रहा है, जब फ्लो ऑफ वाटर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है. जनरेट करने के बाद सब स्टेशन आगे आप इलेक्ट्रिसिटी ले जा रहे हो. और इसको लो लेवल रिजर्वायर से हम एज ए पंप यूज़ कर रहे हैं. कब, फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग पंपिंग लो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के केस में. ओके, रिवर्सिबल टर्बाइन आर यूज्ड इन इट. It act as a generator during the peak hour and it act as a motor during the peak of hour. So what is the question? Now come to the question. Basically, what is the question they are asking to us? So guys, the question is, which of the following statements are correct in pumped storage power plant? Okay, there are various statements given here. Water is recirculated through water turbines. Water is recirculated through water turbines. Next, reversible turbines are used which operate as a turbine for the power generation during the peak load hours and as pumps for pumping water during peak hour. बिल्कुल accurate answer है. Next, Plain Francis turbines are used. Both A and C above are employed. No, the right answer is the most appropriate answer is your answer B. Which operate as a turbine for power generation. मैंने आपको बताया पीक आवर्स में ये जनरेट करेगा और पीक ऑफ आवर्स में क्या करेगा, वाटर पंप यूज़ होगा. तो उसको पंप स्टोरेज पावर प्लांट बोलते हैं. नाम ही
इसका बता रहा है कि पंप करेगा वाटर को ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर। ओके गाइस, तो मैंने बताया इसकी जो एडवांटेजेस, जो मेजर एडवांटेज इसका क्या है, मेजर एडवांटेज इसका यही है कि जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट जो सडन पीक लोड वेरिएशन, जहाँ पे लोड वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उन एरियाज़ के लिए सबसे बेस्ट पावर प्लांट माना जाता है। सॉदर्न इंडिया में मोस्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड दिस प्लांट्स। नेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट। ओके गाइस, pumped storage power plant. A pumped storage power plant is base load plant. Wrong answer. बेस लोड पावर प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूँ, बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड प्लांट क्या होता है। पीक लोड प्लांट, बेस लोड प्लांट वो होते हैं जो बेस लोड के लिए यूज़ किए जाते हैं, और पीक लोड प्लांट वो होते हैं जो पीक लोड के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेस लोड पावर प्लांट क्या होते हैं? बेस लोड प्लांट वो होते हैं, सपोज आपका प्लांट स्टार्ट होने में ही 7-8 घंटे लगा रहा है, 2-3 घंटे लगा रहा है, और बंद होने में भी इतना टाइम लगा रहा है, तो उन प्लांट्स को बोलते हैं बेस लोड प्लांट। मतलब जल्दी से उनको स्टार्ट नहीं कर सकते आप। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, 7 से 8 घंटे उनको स्टार्ट करने में लगते हैं। जैसे हमने कल सुबह जनरेशन करनी है तो रात को 1-2 बजे उसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो इट विल टेक लॉट ऑफ प्रोसेस। एक एक जो भी उसके जो पार्ट्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट के, वो एक एक पार्ट बहुत टाइम लेते हैं। जैसे बॉयलर गर्म होने में टाइम लेगा, है ना, अलग अलग से। तो उसी तरह से जो पीक लोड प्लांट होते हैं ये बिल्कुल टाइम नहीं लेते आपके। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट पीक लोड पावर प्लांट होता है, स्टोरेज पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट पीक लोड पावर प्लांट होता है। हाइड्रो पावर प्लांट पीक लोड प्लांट क्यों होता है? आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्लांट 5 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। 5 मिनट में स्टार्ट होता है, 10 से 15 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना शुरू कर देता है। पीक लोड मतलब जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर जैसे हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस में पावर प्लांट है, ठीक है, किसी एरिया से सडनली हमारे को डिमांड आ गया, लोड शेड्यूल आ गया कि इतना लोड आपको इस टाइम जनरेट करना है विद इन 15 मिनट्स, तो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट हो तो 15 मिनट में हम जल्द से जल्द उस डिमांड को उनकी पूरी करवाएंगे। अगर हम बेस लोड प्लांट है तो 15 मिनट में तो कहाँ, वो तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उसको। 7 से 8 घंटे जो स्टार्ट होने के लिए लेता है। तो इनको जो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है NLDC, ठीक है, तो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरे कंट्री के लिए करता है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो बेस लोड पावर प्लांट के लिए लोड का शेड्यूल भी उसी हिसाब से देता है, उसकी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए कि पता है उनको कि भाई 7-8 घंटे स्टार्ट होने में लेगा, तो उनको लोड भी उसी हिसाब से दो, ठीक है। सडन जहाँ पे लोड की ज़रूरत हमें है उसके लिए पीक लोड प्लांट यूज़ किया जाता है। ओके गाइज, नाउ इट इज़ ए बेस लोड पावर प्लांट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द स्टार्टिंग टाइम ऑफ पंप्ड स्टोरेज प्लांट इज़ वेरी शॉर्ट। दिस स्टेटमेंट इज राइट, यस, स्टार्टिंग टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। मैंने बताया आपको ये बिल्कुल एकदम स्टार्ट होते हैं। रिवर्सिबल टर्बाइन्स एंड पंप्स वेरी गुड आर सुटेबल फॉर पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट, यस, रिवर्सिबल टर्बाइन्स यूज़ की जाती है, ठीक है, आपका जनरेटर और मोटर, है ना, जनरेटर और एज ए पंप एज ए मोटर। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन करेक्ट? इसमें मुझे 2 सेकंड और थर्ड करेक्ट लग रही है, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। ओके गाइज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टर्बाइन्स आर। गाइज, गवर्नर का क्या काम होता है? वी नो दैट इट कंट्रोल द स्पीड ऑफ द टर्बाइन। गवर्निंग मीन्स to take control on the turbine. Okay guys, and by opening or closing the bicket gate of the turbine, मतलब पूरी तरह से उसको गवर्न करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो इसमें सारे ये ऑप्शंस राइट है आपके, है ना। नोजल कंट्रोल गवर्निंग होती है, थ्रोटल गवर्निंग होती है, आपकी बाईपास गवर्निंग होती है। दीज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट and the option D is your right answer. Now the next question is guys, the reheat factor in a steam turbine depends on। देखिए guys, we know that the reheat factor क्या होता है, reheat क्यों किया जाता है steam को? The reheat factor is nothing but simply actual energy drop and the cumulative energy drop. Okay guys, this is the re factor कि एक्चुअल एनर्जी ड्रॉप कितनी हो रही है और क्यूमुलेटिव एनर्जी ड्रॉप कितनी हो रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर एफिशिएंसी, it depends upon your initial pressure and temperature, and it depends upon the exit pressure. So all options are correct. Okay guys, next question is the use of air preheater increase the temperature of the air by about, I will okay, now in the next slide I will be telling you that where is air preheater and what is the purpose of air preheater. To increase the temperature of air, ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर ऑफ द एयर बाय अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। बी इज द राइट आंसर, बढ़ाता है 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाता है। ओके गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एयर प्रीहीटर इन स्टीम पावर प्लांट। फिल इन द ब्लैंक्स।
रिकवर्स द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेज लिविंग द इकोनोमाइजर। ओके गाइस, क्या करता है एयर प्रीहीटर? रिकवर्स द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेज लिविंग द इकोनोमाइजर। एक फंक्शन हो गया। इम्प्रूव्स कंबशन रेट्स, यस। रेज द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस गैसेज, एग्जैक्टली। ओके गाइस, मेजर पर्पज इसका रेटिंग पे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। मेजर पर्पज ऑफ द एयर हीटर इज रिकवर द हीट। हीट को क्या करता है? रिकवर फ्रॉम द फ्लू गैसेज लिविंग द इकोनोमाइजर। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको इकोनोमाइजर एयर हीटर क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ द ड्राउट सिस्टम इज, देखिए ड्राउट सिस्टम जो होता है जब चिमनी से धुआं बाहर निकलता है आपका, उसकी क्या डेफिनेशन है? उसकी डेफिनेशन होती है द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट गैस प्रेशर, the difference between absolute gas pressure at any point in a gas flow and the ambient atmospheric pressure. The B is the right answer. क्या होता है ड्राउट सिस्टम? The difference between absolute gas pressure at any point in a gas flow and the ambient atmospheric pressure. Okay guys, the B is the right option. Next is the drought produced by the chimneys. वो किस तरह का ड्राउट होता है? आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट में जो धुआं निकलता है बाहर को, वो एक नेचुरल ड्राउट होता है। Okay guys, B is the right answer. Now the next and last question is, a condenser condenses the steam coming out. Let me tell you that first thing, that these parts are basically, these all parts pertains to your generation section. After that we will be having a generation, transmission, controlling section later on in the further parts. So keep in touch with us guys, and please do subscribe our channel and share our video as much as you can, and so that you can have latest updates from us. Now the last question is, the condenser condenses the steam coming out from, the right answer is your turbine. Why the right answer is turbine? देखिए कंडेंसर कहाँ है? कंडेंसर condenses the steam coming out from. देखिए दोस्तों, एक सिंपल पिक्टोरियल थर्मल पावर प्लांट का मैं डायग्राम लिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं इससे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। कंडेंसर condenses the steam coming out from, क्वेश्चन क्या है? कंडेंसर condenses the steam coming out from। देखिए कंडेंसर condenses the steam coming out from, ये स्टीम कहाँ से आ रही है? कंडेंसर condenses the steam coming out from turbine। तो ऑप्शन which option should be the right? The right option is your, guys, the right option is turbine. B is the right answer. Now let me tell you some important points of thermal power plant. Suppose this is the pictorial representation of thermal power plant. इसमें क्या रहता है आपका दोस्तों? कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे कोल्ड स्टोर होगा। ये तो फाइनल एज स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ से साइकिल शुरू होता है आपका। कोल्ड स्टोरेज के बाद कोल हैंडलिंग यूनिट होगा। हैंडलिंग के बाद बॉयलर में स्टीम आपका जनरेट होगा। बहुत ही हाई टेम्परेचर, हम एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद वो सुपर हीट होगी। सुपर हीट क्या करेगा? जो भी मॉइस्चर कंटेंट आपके स्टीम में है उनको रिमूव करेगा। सुपर हीटर के बाद सीधा टरबाइन वेल्व ओपन होगा और सीधा टरबाइन को घुमाएगा। ठीक है गाइज, अब क्या होता है इसमें? टरबाइन के बाद वो आगे अल्टरनेटर, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी। You got it? And generator is excited by the exciter. That's it. This simple process. Now what is happening here? See, what is happening here? See, very important. टरबाइन से क्या होता है? जो स्टीम एकदम बाहर आती है, कहाँ चली जाती है? वो एग्जॉस्ट स्टीम कहाँ जाती है? कंडेंसर में। ओके गाइस, कंडेंसर क्या करेगा? उसको कंडेंस, मतलब उस हीट को गर्म वाटर स्टीम को क्या करेगा? बिल्कुल ठंडा करेगा। नीचे कूलिंग टावर भी है ना, कूलिंग टावर भी देखो, कूलिंग टावर, और जो भी अनवांटेड मटेरियल स्टीम में है, अनवांटेड वाटर, उसको रिवर में भेज देगा। वाटर को ठंडा करने के बाद फिर देखो वापस ले जा रहा है उसको, और सीधा ले जा रहा है कहाँ पे? फीड वाटर पंप से होते हुए पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर इकोनोमाइज़र। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सी हियर, इट इज़ गोइंग टू इकोनोमाइज़र। अभी क्वेश्चन उठता है इकोनोमाइज़र क्या करेगा? देखिए नीचे से बिल्कुल ठंडा पानी आ गया। अब ठंडा पानी आ गया तो इकोनोमाइज़र क्या करेगा? देखिए यहाँ से फ्लू गैसेज है, बॉयलर से कुछ फ्लू गैसेज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, इस तरह की कई गैसेज निकलती है। वो सुपर हीटर होते हुए इकोनोमाइज़र को जा रही है। मतलब इकोनोमाइज़र उन फ्लू गैसेज की हीट को यूटिलाइज कर रहा है। मतलब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट है। क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। जैसे आपका कंडेंसर से पानी आएगा, ठंडा पानी, उस ठंडे पानी को थोड़ा गर्म करेगा। ये गर्म करेगा तो फिर सीधा कहाँ डालेगा? बॉयलर में। ओके गाइज, अब खुद सोचो, अगर कंडेंसर से सीधा बॉयलर को जोड़ दिया जाए, ठंडे पानी को एकदम बॉयलर में डाल दिया जाए, तो ऑब्वियस है जो एफिशिएंसी होगी हमारे प्लांट की बहुत लो होगी।
आप खुद सोचिए, एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गर्म बर्तन में एकदम ठंडा पानी डालोगे तो आप कैसी आवाज़ करेगा? आवाज़ क्या मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ दैट। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले उस पानी को प्रॉपरली हीटअप प्रोवाइड किया जाता है। जो इकोनोमाइज़र ने फ्लू गैसेस से ली होती है उसको यूटिलाइज़ करता है और वो बॉयलर में डाल देता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलो, ऊपर देखिए क्या हो रहा है, एयर प्रीहीटर, ठीक है। अब देखिए चिमनी है, चिमनी से धुआं बाहर जा रहा है, इंड्यूस्ड ड्राउट फैन है, ठीक है। फोर्स ड्राउट फैन, यहाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर से ठंडी हवा आएगी फोर्स ड्राउट फैन से, एयर प्री हीटर होते हुए हॉट एयर, यहाँ थी कोल्ड एयर, यहाँ मिल गई आपको हॉट एयर। हट फिर के हम एक सिंपल सी भाषा में कहें, भाई साहब ये बॉयलर है, इसको सारी चीज़ें गर्म चाहिए। क्या चाहिए? गर्म चाहिए। ठंडी चीज़ें ये नहीं मांगता है। यहाँ से पानी इकोनोमाइज़र होते हुए इसको गर्म चाहिए, यहाँ से इसको हवा भी क्या चाहिए? गर्म चाहिए। तो बीच में हमने क्या लिखा है? एयर प्रीहीटर। अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 क्वेश्चन पहले एयर प्रीहीटर नाम की टर्मिनोलॉजी आई थी, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो दिस इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। आपने देखा किस तरह से। फिर एक लास्ट चीज़ रह गई यहाँ पे, एयर प्रीहीटर हॉट एयर होते हुए जो भी आपका बॉयलर से ऐश कंटेंट जो भी है बाहर, जितना भी राख रूख है सारा बाहर, ऐश कोल अंदर, राख बाहर। तो आपको लग गया पता कि इसमें बॉयलर का पर्पस काम क्या है, इकोनोमाइज़र का क्या काम है, सुपर हीटर का क्या काम है, और एयर प्री हीटर का क्या काम है, कंडेंसर का क्या काम है गाइज। बाकी फीड वाटर पंप वाटर को फीड करने के लिए यूज़ किए गए हैं, है ना गाइज। तो वैसे जो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी मानी जाती है 39 to 40%, इट इज़ नॉट मच मोर एफिशिएंट पावर प्लांट। लेकिन फिर भी कोल की अवेलेबिलिटी इंडिया में ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, दिस आर द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो कोयला हमारे पास है, तो इसलिए थर्मल पावर प्लांट का यूज़ किया जाता है। वरना आगे तो सारा रिन्यूएबल, सोलर, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी पे आगे पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है। तो गाइज इसकी एफिशिएंसी इसलिए कम होती है क्योंकि जो कंडेंसर जब हीट को कंडेंस करता है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी एफिशिएंसी का क्या होता है, हमारे पास लॉस होता है। वो भी ऐसे पानी इतनी हाईएस्ट हीट से गर्म से ठंडा होगा तो उसमें हीट लॉसेस तो होंगे ही होंगे। तो उस लॉस की वजह से हमारे पास क्या होती है, एफिशिएंसी कम होती है। जो बॉयलर है उसकी अच्छी एफिशिएंसी होती है, 70 से 80% एफिशिएंसी रहती है, 80% एफिशिएंसी। सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट है जैसे आपके ये हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डीजल, न्यूक्लियर की भी एफिशिएंसी कम रहती है, थर्मल की कम रहती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कम रहती है। So guys, this was the part 4th of power system, and to watch the useful videos like this, please do subscribe, like and share, so that हमें भी, हम भी इनकरेज हो और मेरा भी उत्साह बढ़े एक नई से नई वीडियो आप तक लाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू वेरी मच।